नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र तथा बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसकी अवधारणा परिवार। आज हम परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत पर बात करेंगे, जो कि विभिन्न मानव शास्त्रियों ने प्रस्तुत किए। मानव शास्त्रियों ने परिवार की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत, इसका मतलब जो परंपरागत रूप से जो सिद्धांत चला आ रहा है या प्राचीन समय में जो सिद्धांत है और जो व्यक्ति इसे स्वीकार करते हैं, मानते हैं। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले प्लेटो एवं अरस्तु, ये यूनानी दार्शनिक रहे हैं। इन विद्वानों ने शास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्राचीन ग्रीक, रोमन और यहूदी परिवारों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक था। अर्थात परिवार की उत्पत्ति में जब बात की जाए तो परिवार का जो स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक परिवार देखने को मिला है। इन विद्वानों की मान्यता है। ऐसे परिवारों में पुरुषों की प्रधानता थी। सन 1861 में हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था, वरन पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय भी था। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिए, भारत में पितृसत्तात्मक जो है परिवार पाए जाते हैं, पुरुष प्रधान समाज पाए जाते हैं। लेकिन हेनरी मैन जिन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने कहा कि केवल सत्ता ही नहीं बल्कि स्थान और वंश भी पिता के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर हुए शोध कार्य से इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती है। यह एक क्षेत्र विशेष के लिए हो सकता है, किंतु सार्वभौमिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका तथा विश्व के अन्य भागों में कई ऐसी जनजातियां हैं जो आदिम काल से ही मातृसत्तात्मक रही है और वे कभी भी पितृसत्तात्मक नहीं रही। जहां तक भारत की बात करते हैं तो यहाँ गारो, खासी, नायर लोगों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। वंश भी माताओं के नाम से चलता है। तो इस आधार पर जो है इस सिद्धांत की आलोचना होती है। दूसरे सिद्धांत की यदि हम बात करें तो यौन साम्यवाद का सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत को मानने वाले मॉर्गन, एल.एच. मॉर्गन, जिन्होंने एंशिएंट सोसाइटी पुस्तक लिखी, फ्रेजर द गोल्डन बॉ पुस्तक लिखी एवं ब्रीफाल्ट द मदर्स पुस्तक के लेखक हैं। इन विद्वानों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मॉर्गन ने कई जनजातियों में उत्सवों एवं त्योहारों के अवसर पर यौन संबंधी स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। भारत में भी कई जनजातियों के युवा गृह बने हुए हैं, जिनमें गांव के सभी कुंवारे लड़के व लड़कियां साथ साथ रात्रि व्यतीत करते हैं। मुड़िया गोड लोग इसे गोटुल कहते हैं। इनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार साथी चुन लेते हैं और ये साथी बदलते भी रहते हैं। उराव जनजाति में प्रत्येक कुंवारे लड़के की प्रेमिका होती है, जिसे पिल्लो कहते हैं। देहरादून के खश लोगों में नैतिकता का दोहरा मानदंड पाया जाता है। अर्थात बहू के रूप में एक स्त्री को ससुराल में यौन संबंधी कठोर नियमों का पालन करना होता है, किंतु वही स्त्री अपने पिता के यहाँ बेटी के रूप में होती है तो उसे यौन व्यवहार की स्वतंत्रता होती है।
हो जनजाति में माघी पारों और उरांव में खदी पारों स्त्री व पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की छूट होती है। मॉर्गन ने यौन साम्यवाद की पुष्टि के लिए वर्गात्मक स्वजन शब्दावली को बताते हुए लिखा है कि कई जनजातियों में एक आयु के अनेक लोगों को एक ही संबंध संज्ञा द्वारा संबोधित किया जाता है। मॉर्गन ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि वर्गात्मक स्वजन शब्दावली यानी समान उम्र के लोग को एक ही शब्द से जाना जाता है। जैसे पिता, चाचा, ताऊ आदि को एक ही नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार से माँ, चाची, ताई एवं मौसी को भी एक ही नाम से पुकारते हैं। पिता के पिता दादा, माता की पिता नाना तथा माता के भाई मामा, पत्नी के पिता ससुर, माता के पुत्र आदि को भी एक संबंध संज्ञा से संबोधित करते हैं। मॉर्गन का मानना है कि यह इस बात का सूचक है कि प्रारंभ में समूह विवाह रहे होंगे और एक समूह के लोगों को दूसरे समूह के लोग एक ही शब्द संज्ञा से पुकारते थे। भारत में भी वर्गात्मक जो स्वजन शब्दावली है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अंकल, जो आयु में बड़े हैं, अंकल है, दादा है, इन शब्दों का उपयोग करते हैं। परंतु इस सिद्धांत में भी कुछ कमी है। कई विद्वानों ने इसकी आलोचना की है और यह माना है कि यह मानव शास्त्रीय प्रमाणों एवं ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है। कई पशुओं में भी हमें जोड़े देखने को मिलते हैं और उनमें यौन साम्यवाद नहीं है। तो फिर मानव जैसे विकसित प्राणी के लिए यौन साम्यवाद की चर्चा करना उचित नहीं है। दूसरा, त्योहारों, उत्सवों आदि पर यौन स्वतंत्रता विशेष अवसर होने के कारण दी जाती है, यानी ये जनरलाइजेशन नहीं है। और तीसरा यह है कि यह सामान्य स्वतंत्रता नहीं है। अतिथियों को पत्नी भेंट करने की प्रथा भी शिष्टाचार की सूचक है। इसके बाद एक विवाह का सिद्धांत। वेस्टरमार्क ने मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक में, यानी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक लिखी वेस्टरमार्क ने, और इस पुस्तक में एक विवाह सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वेस्टरमार्क ने कहा कि पुरुष स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है, वह स्त्री पर संपत्ति की भांति ही अपना एकाधिकार चाहता है। इस एकाधिकार को जब सामाजिक स्वीकृति मिल गई तो वह एक विवाह की प्रथा बन गई। वेस्टरमार्क का कहना है कि मनुष्य में ही नहीं वरन कई प्रकार की चिड़ियाओं, छोटी पूंछ वाले बंदरों, गोरिल्ला, चिंपांजी आदि में भी एक विवाह की प्रथा है। मादा चिड़िया जब अंडे को सेती है तो नर चिड़ा उसे भोजन लाकर देता है। जुकरमैन तथा मेलिनोवस्की ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है और वह परिवार एक विवाही परिवार ही है। मेलिनोवस्की ने लिखा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। यद्यपि मेलिनोवस्की, जुकरमैन ने एक विवाह की बात स्वीकार कही है, आज भी एक विवाही परिवार देखने को मिलते हैं, लेकिन वेस्टरमार्क का सिद्धांत भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी स्थानों पर परिवार की उत्पत्ति एक विवाह के कारण नहीं हुई है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। ब्रेफार्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ब्रेफार्ट ने मात्र सत्तात्मक एवं मात्र वंशीय परिवारों का उदाहरण देकर यह बताया कि आरंभ में यौन संबंध बहुत अधिक निश्चित नहीं थे, अतः स्त्री पुरुष की तुलना में माता व पुत्र के संबंध ही घनिष्ठ थे। पुरुष तो शिकार की खोज में बहुत दूर चला जाता था, कभी कभी तो स्थान के ज्ञान के अभाव में लौट कर ही नहीं आ पाता था। ऐसी स्थिति में संतान के पालन पोषण का भार माता पर ही था, अतः परिवार में माता का अधिकार बहुत
बढ़ गया। स्त्री ने अपनी मूल प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हुए पुरुष पर विजय प्राप्त की और पुरुष अपने यौन स्वार्थों के कारण परिवार का हिस्सेदार बन गया। यहाँ पर ब्रिफार्ट ने यह कहा कि चूंकि जो संबंध की बात आती है तो माता और पुत्र में घनिष्ठ संबंध थे। पुरुष चूंकि उस पर भार अधिक था, वह पशुओं के शिकार की खोज में वह दूर तक चला जाता, कभी कभी तो वह लौट कर भी नहीं आ पाता था। ऐसी स्थिति में माता पर ही बच्चे का पालन पोषण का भार होता था, इसलिए माता ही वह देखभाल करती थी। इसी तरह धीरे धीरे यह स्थिति चलती गई और सत्ता जो है वो माताओं के नाम से चलने लगी। बेकोफन तथा टाइलर भी ब्रिफार्ट के सिद्धांत के समर्थक हैं। विकास काल के दौरान माता की पारिवारिक भूमिका महत्वपूर्ण रही है, यह बात सत्य है, लेकिन इस आधार पर आलोचना की जाती है कि केवल मात्र माता ही परिवार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी रही है, तो यह संभव नहीं है। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां ने भी परिवार के भिन्न भिन्न रूपों को जन्म दिया। इसलिए यह कहना कि सभी स्थानों पर मात्र सत्तात्मक परिवार ही प्रारंभिक रूप में रहे हैं उचित प्रतीत नहीं होता। अगले सिद्धांत की बात करेंगे हम उद्विकासीय सिद्धांत, इवोल्यूशन की, यानी परिवार का जो उद्विकास के रूप में हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक बेकोफन तथा अन्य मैकलेनन, लूकोक तथा टाइलर है। बेकोफन ने परिवार के उद्विकासीय क्रम को प्रस्तुत किया, जिसमें पहली बात उन्होंने कही कि प्राथमिक अवस्था में मानव का जो पारिवारिक जीवन है वो अनिश्चित एवं शिथिल था। इस समय कामाचार की स्थिति थी, पति पत्नी के संबंध दृढ़ नहीं थे, माता व पुत्र के संबंधों में स्थिरता एवं निश्चितता थी, वे अपने पिता से अनभिज्ञ थे। दूसरी बात यदि कहे कि मानव भरण पोषण के लिए पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था, उसका जीवन कठोर, श्रमयुक्त और संघर्षपूर्ण था। ऐसी स्थिति में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां और भी अधिक कमजोर थी, अतः बालिका वध की प्रथा प्रचलित थी। समाज में इससे स्त्रियों की कमी हुई एवं पुरुषों की अधिकता, जिसने बहुपति प्रथा को जन्म दिया। जीविकोपार्जन के लिए महिला पुरुषों पर निर्भर रहने लगी। परिवार के उद्विकास की बात आ रही है तो तीसरी बात इसमें कही कि जबकि मनुष्य ने कृषि अवस्था में पदार्पण किया और जीवन यापन के साधनों की वृद्धि हुई, तो बालिका वध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके साथ बहुपति प्रथा भी समाप्त हुई। परिणाम स्वरूप स्त्रियों की संख्या बढ़ी और कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता ने बहुपत्नी प्रथा को जन्म दिया। सत्यता के उदय एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ विवाह एवं परिवार से संबंधित विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्त्रियों ने पुरुषों के समकक्ष अधिकारों की मांग की, यानी स्त्रियां पुरुषों के बराबर अधिकारों की बात करने लगी। स्पेंसर ने भी प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत मानव समाज के उद्विकास पर लागू किया, यानी समाज का उद्विकास को स्पेंसर ने लागू किया। वैसे चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1939 में यह बात कही, लेकिन स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम की उत्तरजीविता वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें इवोल्यूशन की बात कही। टाइलर भी मात्र सत्तात्मक परिवार को आदिमतम परिवार के रूप में स्वीकार किया। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास में 5 स्तर बताए। पहला, समरक्त परिवार, यानी ये ऐसे परिवार है जो है एक ही ब्लड रिलेशन से होते हैं। और दूसरा, समूह परिवार। तीसरा, सेंडेस्नियन परिवार। चौथा, पितृसत्तात्मक परिवार। और पांचवा, एक विवाही परिवार प्रथा। और
अगली बात हम करें मूलर-लियर का सिद्धांत। मूलर-लियर ने परिवार की उत्पत्ति के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला गोत्र काल, दूसरा परिवार काल और तीसरा व्यक्तिगत काल। ये 3 बातें मूलर-लियर ने बताई। गोत्र काल एवं परिवार काल को 3 उपभागों में बांटा है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल तथा उत्तर काल। मूलर-लियर का मानना है कि परिवार अपने 2 कालों से गुजर चुका है और वर्तमान में तीसरे काल का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें प्रजातांत्रिक परिवारों की स्थापना हो रही है। जहां राज्य शक्तिशाली होता है, परिवार कमजोर होते हैं और स्त्रियों की दशा अच्छी होती है। लेकिन जब राज्य कमजोर होता है तो परिवार शक्तिशाली हो जाते हैं और स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होती। यहाँ पर मूलर-लियर का ऐसा मानना है कि राज्य संगठित है, शक्तिशाली है तो परिवार कमजोर होगा, और यदि परिवार मजबूत है इसका मतलब राज्य कमजोर होगा। लेकिन परिवार कमजोर, स्त्रियां मजबूत है, और परिवार संगठित है तो स्त्रियां कमजोर है। यह स्थिति होती है। बर्ट्रैंड रसेल ने भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए जापान का उदाहरण देखकर बताया कि वहां राज्य शक्तिशाली होने से परिवार कमजोर है और स्त्रियों की स्थिति मजबूत है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य के शक्तिशाली होने के साथ साथ परिवार निर्बल होते रहे हैं और स्त्रियों की स्थिति सुधर रही है। परिवार की उत्पत्ति के लिए कोई भी सिद्धांत पूर्णतया सत्य नहीं है, यद्यपि सभी में सत्य का कुछ अंश अवश्य है। परिवार की किसी एक समय विशेष में उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि इसका समय के आधार पर विकास हुआ है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।